Good morning, guys. Welcome to Prayag ITI channel. Today we have to discuss the later Mughals. हमने अभी तक मुगल्स का प्रीवियस क्लास में हमने मुगल्स के पतन के बारे में पढ़ा था कि कैसे मुगल्स का पतन हुआ, क्या क्या वो कारण थे जिन्होंने मुगल्स के पतन में हेल्प थे किया था, मतलब मुगल के पतन में जो जो कारण थे जिन्होंने इस पर सपोर्ट किया था इस प्रोसेस में, उनका कारण हमने कल देखा था, रीजंस, जो हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि उन मुगल्स के पतन होने के बाद भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन उस समय क्या थी। फिलहाल आज का हमारा मुद्दा जो रहेगा, आज का क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो लेटर मुगल्स का डिस्कस करना होगा, मतलब उसके बाद जो कमजोर मुगल्स हुए। नेक्स्ट क्लासेस में हम पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करेंगे कि उस समय का भारत का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या हुआ था पूरे देश में। आज मेनली हम फोकस करेंगे लेटर मुगल्स पे। आगे समझ में? तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेटर मुगल्स से, ठीक है। और यार वीडियोस वगैरह देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि चैनल्स में हमें भी कुछ सपोर्ट मिले। अगर हम कुछ स्टार्ट किए हैं तो हम लोग को भी तो कुछ सपोर्ट चाहिए ना। आपका लाइक, व्यू, सब्सक्राइब ही हमारे सपोर्ट के लिए काफ़ी है, तो थोड़ा उसमें लाइक सब्सक्राइब करिए आप लोग। चलिए, टुडे वी विल स्टार्ट द लेटर मुगल्स। लेटर मुगल, जैसा कि आपको हमने बताया कि औरंगजेब की जो डेथ होती है वो 1707 में होती है। तो औरंगजेब वाज डाइड इन 1707। औरंगजेब की जो डेथ होती है, डेथ कब होती है? 1707 में, ठीक है। 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। औरंगजेब की जैसे ही डेथ होती है, इसके 3 बेटों के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। कल ही हमने बताया था कि इनके बीच में एक वॉर ऑफ सक्सेशन, मतलब गद्दी पे बैठने के लिए युद्ध स्टार्ट होता है। उनके 3 बेटे कौन कौन से थे? तो देखिए, 3 जो सन्स थे इसके, कौन कौन था? एक थे काम बख्श, काम बख्श, ठीक है। दूसरा कौन था? मौजम, ठीक है। बाद में इसी वही शाह आलम फर्स्ट बनता है, इसी को शाह आलम फर्स्ट किया जाता है, वॉर ऑफ सक्सेशन यही लिखता है। और तीसरा कौन था तुम्हारा? मोहम्मद आजम, मोहम्मद आजम। इन 3 लोगों के बीच में हमारा क्या स्टार्ट होता है? वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होता है। तीनों के बीच में लगभग 2 सालों तक ये युद्ध चलता है, ठीक है। बात समझ में आ रही? लगभग 2 साल तक ये युद्ध चलता है, और 2 साल के युद्ध जीतने के बाद मौजम बिकम द विक्टर, ठीक है। विनर ऑफ विनर ऑफ वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है। विनर ऑफ वॉर ऑफ सक्सेशन कौन? मौसम, जिसने जिन्होंने अपने आप को टाइटल क्या लिया? इसने टाइटल ऑफ बहादुर शाह, टाइटल ऑफ बहादुर शाह, एंड ऑल्सो नोन एज शाह आलम फर्स्ट, ठीक है। और इनको शाह आलम फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, शाह आलम फर्स्ट। तो ये तो हुआ वॉर ऑफ सक्सेशन। वॉर ऑफ सक्सेशन 2 साल होता है, तो लगभग अब सोचिए 1707 के बाद 2 साल वॉर ऑफ सक्सेशन होता है। तो ये रूलर कब बनता है? 1709 में। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 1709 से लेके 1712 तक, मार्च 1712 तक ये रूलर रहते हैं, मतलब मुगल एम्पायर के किंग रहते हैं। बहुत ही कमजोर रूलर। कमजोर होने के कई कारण थे। एक तो ऐसी लेगेसी इनको मिली थी, इनहेरिटेंस में एक ऐसा राज्य मिला था जो कि जिसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, और इनको उस तरह का संभालने का एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि बहुत ही इनकॉम्पिटेंट, हमने कल ही बताया था कि औरंगजेब ने अपने ही लड़कों को कॉम्पिटेंट होने का मौका नहीं दिया। वो इनकॉम्पिटेंट, तीनों ही इनकॉम्पिटेंट रह गए थे। तीनों में किसी के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति नहीं थी कि वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। एक तो ये रीजन था। एक ऐसा साम्राज्य मिला जो पूरी तरीके से वीक था, इकोनॉमिकली वीक था, मिलिट्री सपोर्ट बहुत कम थी, और खुद में ये इनकॉम्पिटेंट थे कि रूलर इतने बड़े साम्राज्य को संभालने की क्षमता इनके अंदर थी ही नहीं। बात समझ में 63 ईयर्स जब इन्होंने, इनफैक्ट जब ये वॉर ऑफ सक्सेशन को जीतते हैं तो इनकी एज होती है 63 ईयर्स। अब सोचिए इस एज में क्या वो रूलिंग करेंगे और किस तरीके से करेंगे। अगर 63 साल के इनकॉम्पिटेंट आदमी को अचानक से इतने बड़े साम्राज्य का राजा बनाया जाए तो उसके बस का नहीं था संभाल पाना। सिस्टम समझते समझते वो इतना एक यंग इंथुसियास्टिक आदमी चाहिए। औरंगजेब के डेथ के बाद एक बहुत इंथुसियास्टिक इंसान की जरूरत थी जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाए।
तो ऐसा कोई मिलता नहीं है। तो मौसम 63 साल की उम्र में और सजेशन जीते हैं टाइटल ऑफ बहादुर शाह एंड शाह आलम की इनको टाइटल दी जाती है। एक और टाइटल इनको दी गई है, खफी खान ने एक टाइटल दिया है। खफी खान ने इनको टाइटल दिया था लेट मी रिमाइंड, शाह बेखबर। ठीक है, तो एक और टाइटल मौसम को मिलता है, टाइटल ऑफ शाह बेखबर। शाह बेखबर, टाइटल ऑफ जे बाई बाई खफी खान। ठीक है, तो ये तीन टाइटल आप याद रखिएगा। इन्हीं को बहादुर शाह फर्स्ट भी कहा जाता है, बहादुर शाह जफर सेकंड भी मिलेगा आपको। बहादुर शाह सेकंड कौन मिलेगा, जब आपको वो मिलेगा लास्ट में जो रूलर होता है, जब 1857 का रिवॉल्ट होता है, तो याद कीजिए बहादुर शाह सेकंड, जफर सेकंड ही रहता है वहां पे। तो टाइटल ऑफ बहादुर शाह इन्होंने लिया, फिर शाह आलम फर्स्ट का भी टाइटल लिया गया, और शाह बेखबर का टाइटल इसको दिया खफी खान ने। तो फाइनली राजा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली के तख्त पे जो बैठता है, वो बैठता है तुम्हारा बहादुर शाह फर्स्ट, या ये कहें कि शाह आलम फर्स्ट। शाह आलम एक बहुत ही इनकॉम्पिटेंट रूलर था, उसके अंदर रूलिंग करने की कोई भी एक क्वालिटीज नहीं थी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसने एक बड़ी अच्छी पॉलिसी अपनाई थी। पहली बात तो इसने इसकी जो पॉलिसीज थी, थोड़ी इनकी पॉलिसीज जरा डिस्कस करो। अगर हम इसकी पॉलिसीज डिस्कवर करते हैं, पॉलिसीज, तो पॉलिसीज की क्या थी, पहले तो रिलीजियस टॉलरेंस, इससे रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को किया, रिलीजियस टॉलरेंस, जो कि पहले भी अकबर ने या फिर जहांगीर ने अपनाया था। ठीक है, और दूसरी क्या थी, एनिमिटी को खत्म करना। एनिमिटी को, ये बाकी जो जाट रूलर्स थे, राजपूत रूलर्स थे, उनके साथ इन्होंने संधियां की, ट्रीटीज किया। बस उनमें ये ऐसा नहीं था कि उनके साथ लड़ाई में गया, उनके साथ लड़ना नहीं चाहे इसने, तो कह सकते हैं कि इट स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ ट्रीटीज, ट्रीटीज विथ अदर रूलर्स। So this is all about the policies. ठीक है, so finally we are on the title that Mozam has won the war of succession after the 2 long continuous years. He was 16 years old when he got the title of Mughal emperor. After that, he got the titles of Bahadur Shah and the Shah Alam first, and he was also known as Shah Bekhabar by Khafi Khan. Okay, what are the main important policies? The two main important policies that was used by, या फिर that were acquired by the Shah Alam first was the policy of religious tolerance and the policies of treaties with other rulers. What did both the means? Religious tolerance meant he started giving respect to everyone. He started giving respect to every religion, Hindu religion, Muslim religion, and all. And otherwise, the treaty with other rulers meant that Rajput rulers and the your राजपूत किंगडम हो गया, और क्या था, जाट रूलर्स थे, इनके साथ एक पर्टिकुलर ट्रीटीज में बैठो। अच्छा देखिएगा, रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब, रिलीजियस टॉलरेंस का इफेक्ट ये भी था कि ही एबॉलिश द, देखिए यहाँ पे दो चीज में आपको, फिर ये पॉलिसी थोड़ी मैं ऊपर इसके फिगर को बना रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा देखिए, यहाँ पे हम इन दोनों चीजों को हटा देते हैं, इनसे हमसे मतलब अब है नहीं। काम बख्श और मोहम्मद आजम दोनों लड़के थे, केवल इसको आपको जानना है, तो हम इसको हटाते हैं और आपको बताते हैं यहाँ से इसकी पॉलिसीज थोड़ी सी। ठीक है, अब रिलीजियस टॉलरेंस की जब बात हुई, रिलीजियस टॉलरेंस में क्या था, पहला ही एबॉलिश द जजिया सिस्टम, एबॉलिश जजिया सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम। ठीक है, एंड abolition of religious tax। ठीक है, तो ये दोनों ही सिस्टम अकबर ने किया था, क्योंकि अकबर हैव आल्सो एक्वायर्ड, अकबर ही पहला ऐसा रूलर था जिसने मुगल एम्पायर में जो रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को लाया था। तो रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी लाने में उसके यही मेन स्टेप्स थे जो उसने मतलब कैसे इस बात को प्रूफ किया जाएगा कि वो रिलीजियस टॉलरेंस की बात करता था। तो यही उसकी दो पॉलिसी थी। तो सबसे पहले रिलीजन टैक्स हटाया। रिलीजियस टैक्स वो थे कि दूसरे जो धर्म के, इस्लाम धर्म को छोड़ के बाकी लोग जो उस देश में रहा करते थे, उस डायनेस्टी में रह करते थे, उनको टैक्स देना पड़ता था अपने रेसिडेंस के लिए। तो एक टैक्स हटाया। दूसरा टैक्स जजिया टैक्स हटाया। जजिया टैक्स क्या था, वही पिलग्रिमेज टैक्स जिसको कहा जा सकता है। पिलग्रिमेज टैक्स बात समझ में आ रही है कि जब लोग अपने
मंदिर या पूजा करने जाते थे तो उनको वो टैक्स देना पड़ता था। हिंदू अगर किसी उस पे जाता है अपनी मतलब यात्रा पे, जो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, हॉली ट्रेवल्स, हाँ हॉली, जो हॉली यात्राओं पे जाते थे, अमरनाथ की यात्रा पे गए या फिर हॉली मतलब जिस भी जगह पे पूजा करने पर जाते थे तो उनको टैक्स देना पड़ता था। तो ये पिलग्रिमेज टैक्स को हटाया है अकबर ने। तो जब पिलग्रिमेज, तो इसने भी वही किया है, इसने भी रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया और सबसे पहले रिलीजन टैक्स हटाया, जजिया सिस्टम हटाया, लेकिन इससे ज्यादा कुछ फायदा इसको हुआ नहीं। फाइनली 1712 में जुल्फिकर खान की हेल्प से जहांगीर शाह रूलर बनता है 1712 में, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये इनकी क्वालिटीज है, बस इन्हीं को आपको पढ़ना है, इसी तरीके से याद करना है कौन क्या किया था। तो देखिएगा, ठीक है। नाउ वी मूव टू जहांगीर शाह। दूसरा रूलर जो बनता है वो जहांगीर शाह बनता है, जहांगीर शाह, ठीक है। जहांगीर शाह दूसरा रूलर बनता है। इसकी भी जो वो रहता है, मतलब टाइम पीरियड है बहुत छोटा है, 1 साल लगभग रूल रहता है ये, 1712 से लेकर 1713 तक। और बाय द हेल्प ऑफ जुल्फिकर खान, ठीक है। इसने भी रिलीजियस टॉलरेंस का कहीं ना कहीं वो किया, मतलब रिलीजियस टॉलरेंस इसने भी एक्सेप्ट की। अगर इसकी पॉलिसीज इसके बारे में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, 1 साल का तो रूलर ही था, 1 साल में क्या कुछ इंपॉर्टेंट करेगा। हाँ, इसने वही था कि इसने भी रिलीजियस टैक्स को हटाया, जजिया सिस्टम को ये भी एबॉलिश किया था। एक इसने ये किया था कि इंट्रोड्यूस्ड इजारा सिस्टम, टू इनहेंस द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। मुगल एम्पायर के फाइनेंशियल सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए इजारा सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक। तो एक तो ये हो गया, जहांगीर शाह हो गया। अच्छा, जहांगीर शाह के बाद बना फर्रुख शियार, ठीक है। इसके बाद जो रूलर बनता है वो फर्रुख शियार बनता है। थर्ड रूलर वाज फर्रुख शियार, ठीक है, फर्रुख शियार। ये लगभग आपका रूल करता है 1713 से लेके 1719 तक। ये रूल करता है 1713 से 1709 तक, ठीक है। अच्छा, एक 1708 में बंदा बहादुर जो सिख रूलर था, सिख रूलर के मतलब सिख की जो एक छोटी सी डायनेस्टी हुआ करती, डायनेस्टी नहीं कहूँगा, सिख एक रिवॉल्ट ग्रुप कहेंगे, एक रिवॉल्टरी ग्रुप था जिसको गुरु गोविंद सिंह ने उनको अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए रिवॉल्ट ग्रुप में बदला था। तो उसका जो चीफ थे वो थे बंदे बहादुर। तो उन्होंने 1708 में एक बार दिल्ली पे अटैक किया था, तो 1708 में उनको हराया था किसने, शाह आलम फर्स्ट में, ठीक है। उसके बाद अगली अटैक 1718 में होगी फर्रुख शियार के समय में, और फाइनली इस बार बंदे बहादुर को मार दिया जाता है प्रेजेंट करके इस वॉर में। तो फाइनली इसी समय बंदे बहादुर जो सिख की रेबेलियन रहता है वो खत्म होता है फर्रुख शियार के समय। फर्रुख शियार के समय कई चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो फर्रुख शियार जो रूलर बना था वो सैयद बदर के हेल्प से बना था। आगे बात मदद, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ किससे, सैयद ब्रदर्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। ये रूलर बनता है विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स को किंग्स मेकर भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज किंग मेकर, ठीक है। क्योंकि सैयद बदर किंग मेकर्स, क्योंकि सैयद बदर की हेल्प से 4 रूलर्स को अपॉइंट किया गया था। फर्रुख शियार वाज वन रूलर, फिर रफीउद्दौला एंड वन मोर was there who was been appointed with the help of this, and I think it was मोहम्मद शाह, ठीक है। तो मोहम्मद शाह, तो लगभग 4 रूलर्स को अपॉइंट करने वाले सैयद बदर से, मतलब इनकी मदद से 4 बदर्स को अपॉइंट किया गया था। हुआ क्या कि सैयद बदर्स ने फर्रुख शियार को तो मुगल एम्परर बनाया, लेकिन बाद के फेज में क्या हुआ कि फर्रुख शियार के साथ पोस्ट को लेके, पोस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए लेके, वजीर बनाने के लिए लेके सैयद बदर्स और फर्रुख शियार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। फर्रुख शियार क्या करता है, किसी दूसरे को वजीर बना देता है, और सैयद बदर्स खुद को, सैयद बदर्स अपना एक भाई उसमें जो रहता है उसमें को उसको वो बनाना चाहते हैं
तुम्हारा अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली, दो नाम थे सईद ब्रदर्स के। देखिएगा नाम तो भी लिख लीजिएगा आप यहाँ पर, वैसे जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी। अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली, हसन अली, ये दो सईद ब्रदर्स के नेम थे। तो बाद में फर्रुख शियार के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है वजीर के पोस्ट के लिए। वजीर के पोस्ट में किसी एक ब्रदर को ये अपॉइंट करना चाहते थे, होना चाहते थे, लेकिन फर्रुख शियार क्या करता है, किसी और को अपॉइंट कर देता है। तो अब ये तो फर्रुख शियार के साथ। अब फर्रुख शियार ने किया क्या कि यहाँ पे वो इन सैयद ब्रदर्स के साथ कॉन्स्पिरेसी करने जाता है, लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी सैयद ब्रदर्स के ऊपर सॉरी फर्रुख शियार के ऊपर उल्टी पड़ जाती है। सबसे पहला तो उसने फर्स्ट मतलब एक भाई को वो राजपूत के साथ भेजता लड़ाई के लिए, राजपूत किंग के साथ, और वहां पे वो राजपूत किंग के साथ ट्रीटी किया रहता है कि हम इसको भेज रहे हैं, आप इनको मार दीजिएगा। लेकिन होता क्या है कि जो हुसैन अली जाते हैं, जो कि वहां के जब लड़ने जाते हैं तो वो उस राजपूत की रूलर को ही वो हरा देता है, तो वो पूरी की पूरी चाल उल्टी पड़ जाती है। दूसरा, वो अब्दुल्ला खान को भेजता है डेक्कन के एरिया में, डेक्कन के एरिया में जानबूझ के भेजता है, जानता है कि डेक्कन का एरिया एक ऐसा एरिया था जो बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया था, वहां पे किसी को इन्वेट करना, औरंगजेब जैसा रूलर वहां पे इन्वेट नहीं कर पाए, औरंगजेब जैसा रूलर वहां से हार के चला है। वहां मराठोस का एम्पायर इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था, वहां इतना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मराठास की थी कि वहां जीत पाना बहुत मुश्किल था। तो फर्रुख शियार ने जानबूझ के अब्दुल्ला खान को भेजा, लेकिन ये भी तो बहुत इंटेलिजेंट है, वैसे ही इनको किंग मेकर कहा जाता है, ये भी इतना इंटेलिजेंट है। ये वहां जाके रघुनाथ राव जो वहां के पेशवा थे मराठा किंगडम की, उनके साथ ही ट्रीटी कर लेता है, और फाइनली फर्रुख शियार पे अटैक करके इनको किल कर दिया जाता है। बात समझ में आई? ये पूरी कॉन्स्पिरेसी। तो भेजता तो वो कॉन्स्पिरेसी के साथ है उसको किल करने के लिए, लेकिन वो रघुनाथ राव के साथ वहां ट्रीटी कर लेते हैं, और रघुनाथ राव की ट्रीटी, जिसको देखिए ट्रीटी ऑफ शायद मुझे 1719 में वो ट्रीटी हुई थी, अब ट्रीटी का नाम नहीं याद आ रहा, शायद उसको नाम भी कुछ है भी नहीं, शायद उसको ट्रीटी ऑफ 1719 ही केवल कहा जाता है। वो ट्रीटी 1718 में हुई थी, लेकिन साइन एक साल बाद हुई थी, रफीउद्दौला ने साइन की थी। साइन हुई थी रघुनाथ राव और सैयद ब्रदर्स के बीच में, लेकिन मुगल एम्परर उसका सिग्नेचर जो करता है उसको रफीउद्दौला करता है, मतलब कि उसको मुगल एम्परर, और कह सकते हैं कि रघुनाथ राव के बीच में ट्रीटी हुई थी फरूक, लेकिन उसको पूरी कंसिलेशन करने वाला जो था वो अब्दुल्ला खान थे। तो ये होता है फर्रुख शियार के साथ। फाइनली फर्रुख शियार वो किल्ड, लेकिन इस टाइम में इसने एक 1717 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था 1717 में। तो ये 1717 में क्या था, तो 1717 में ही प्रोवाइडेड द दस्तक पास, ठीक है, इश्यूज दस्तक पास, इशू दस्तक पास टू ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स। अब दस्तक पास करता क्या था ब्रिटिशर्स को, तो इशूज दस्तक पास टू ब्रिटिशर्स, अलाउज ब्रिटिशर्स टू ट्रेड ड्यूटी फ्री इन बंगाल, ठीक है, ड्यूटी फ्री ट्रेड। और ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल छोड़िए, ड्यूटी फ्री ट्रेड लिख देते हैं, ठीक है। अलाउस द ब्रिटिशर्स टू ड्यूटी फ्री ट्रेड ड्यूटी फ्री, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसकी बात दस्तक में, और इन लिeu ऑफ दैट उन्होंने क्या दिया, इन लिeu ऑफ 3000 रुपीज, 3000 रुपए पे, 3000 रुपए में उसका एनुअल इनकम, 3000 रुपए की इनकम, मतलब एनुअल पेमेंट उसने एक दस्तक पास इशू किया। दस्तक पास इशू करने से क्या थे कि ब्रिटिशर्स को अब ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के अलावा हो गया, मतलब उनको एक एक्सटेंड में कुछ ड्यूटीज से रिलैक्सेशन मिल गई, टैक्सेस से रिलैक्सेशन मिल गई। बाद में ये दस्तक पास बहुत बड़ी कारण बनते हैं, क्योंकि दस्तक पास का ब्रिटिशर्स मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं प्राइवेट बिजनेस के लिए भी, और यहाँ के लोकल मर्चेंट्स को भी वो कमीशन पे बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसकी इशू बाद में आएगी, अभी हम पढ़ेंगे। तो ये एक 1717 में फर्रुख शियार ने किया था कि दस्तक पास इशू कर दिया। तो बात समझ में, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं, बस आपको यही है कि इनकी एस्टेब्लिशमेंट सैयद ब्रदर्स के अंदर होती है। सैयद ब्रदर्स को फाइनली सैयद ब्रदर्स ही इनको किल भी करवाते हैं रघुनाथ राव के साथ। 1718 में ट्रीटी होती है, साइन 1719 में रफीउद्दौला करता है, जो कि फर्रुख शियार के रूलर बन जाता है, उसके बाद होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो रूलर बनते हैं
और एक ये 1717 याद रखिएगा कि इसने दस्तक पास इशू किया था ब्रिगेडियर को। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में कुछ पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है यहाँ से कि दस्तक पास किस मुगल रूलर ने इशू किया था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अब बाकी के रूलर्स में कोई स्ट्रॉन्ग रूलर होता नहीं है। इसके बाद दो छोटे छोटे रूलर्स होते हैं, एक जो 4 महीने के लिए, एक जो 2 महीने के लिए लगभग होता है। एक होता है रफी उद दर्जत, जिसको कौन बनाते हैं भाई? सैयद बदस और फिर रफी उद्दौला। ठीक है, ये दो रूलर्स होते हैं लगभग 2-3 महीने के लिए। एक होता है, एक 2-3 महीने के लिए होता है। देखिए एक की है लगभग फरवरी से जून तक। ठीक है, एक फरवरी से जून तक और दूसरा जून से सितंबर तक। तो इनकी कोई इंपॉर्टेंट कुछ होता नहीं है। हाँ, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रफी उद्दौला के साथ है कि ही गेट द टाइटल ऑफ शाहजहां सेकंड। टाइटल ऑफ शाहजहां सेकंड। ठीक है, इनको टाइटल ऑफ शाहजहां सेकंड दिया जाता है। अच्छा, ये टाइटल दिया किसने था? भाई सैयद ब्रदर्स। भाई सैयद ब्रदर्स। ठीक है, भाई सैयद ब्रदर्स। तो रफी उद्दौला में बस आपको इतना याद रखना है कि टाइटल ऑफ शाहजहां मिला और रफी दिया किसने? सैयद ब्रदर ने। लेकिन ये ही वाज द, मतलब कहते हैं कि ओपियम का एडिक्टेड बहुत ज्यादा था और यही कारण था इसको शाहजहां सेकंड, क्योंकि आपने भी कहीं पढ़ा होगा कि शाहजहां वाज बहुत ही ज्यादा ओपियम का एडिक्टेड था। ओपियम मतलब कि क्या होता है? भांग, क्या कहते हैं उसको? ओपियम को देखिए, भांग कहते हैं, अफीम। ओपियम मतलब अफीम होता है। तो शाह आलम भी अफीम का बहुत बड़ा नशेड़ी था और ये भी बहुत ज्यादा सेवन करता था ओपियम का, इसलिए इसको शाहजहां सेकंड की टाइटल दी गई थी। बाकी इसने कुछ रिमार्केबल ऐसा किया नहीं था कि इसको शाहजहां की टाइटल दी गई थी। अब इसके बाद जो रूलर बनता है, रफी उद्दौला की यहाँ डेथ हो जाती है। ऐसा नहीं कि इसको हटाएंगे, रफी उद्दौला के बाद रफी उद्दौला, और रफी उद्दौला के बाद डेथ हो जाती है किसकी? रफी उद्दौला की डेथ हो जाती है रफी उद्दौजत के बाद। तब जो रूलर बनता है वो बनता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। ये रूल लगभग 29 साल तक ये रूल करता है। हमने कल भी बताया था कि मोहम्मद शाह के असल में तो 29 ईयर्स तक मुगल एम्पायर था, लेकिन इसके अंदर वो कैलिबर नहीं था कि वो फिर से उस रॉयलिटी को वापस ला सके। वो जो एक मुगल एम्पायर का एक होता था, मतलब क्या कहते हैं, मतलब एक मुगल एम्पायर की जो क्वालिटीज थी, मतलब जो माइटी मुगल्स की मैं बात कर रहा हूँ, औरंगजेब के पहले से जो एक रॉयलिटी थी, एक क्वालिटीज थी, वो उस चीज को फिर से वापस लाने लायक क्षमता नहीं थे। रूल इसने कम नहीं किया, रूल लगभग 29 साल तक किया, लेकिन वो कैलिबर नहीं था, वो कॉम्पिटेंसी इसके अंदर थी नहीं। ठीक है, तो मोहम्मद शाह का जो रूलिंग पीरियड है वो 1719 से, जरा जोड़िए तो कितने ईयर्स? 29 ईयर्स। तो कितना हो गया? 48। ठीक है, 1748 तक, क्योंकि 1748 में होगा फिर ये होता है मोहम्मद शाह, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रूलर। मोहम्मद शाह 70। और इसके बाद भी इनको भी जो रूल पे लाया गया था वो सैयद बदर्स नहीं लाया था। तो 4 रूलर्स, फरूख शाह, रफी उद्दौजत, रफी उद्दौला एंड मोहम्मद शाह, 4 रूलर्स को सैयद बदर्स ने किंग मतलब मुगल एम्परर बनाया था, और चारों इसीलिए इनको किंग्स मेकर भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इनके पास बड़ा फेमस आदमी रहता है, मतलब बड़ा एक कैलिबर वाला इंसान रहता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब खुद पर्सनली वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वो रूलर तो नहीं होता, लेकिन बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। उसका नाम रहता है क्या? जिन्होंने हैदराबाद की डिस्कवरी की, निजाम उल मुल्क। आगे बात समझ में, निजाम उल मुल्क की मदद से ही करता क्या है कि निजाम उल मुल्क की मदद से सैयद बदर्स की डेथ कराता है। रीजन क्या होता है कि फरूख शियार के समय से ही सैयद बदर्स जो चाहते हैं वो अपना कराते हैं, जो पोस्ट चाहते हैं। उन्होंने किंग तो बना दिया, लेकिन दे हैव जस्ट केप्ट द किंग एज अ पपेट। उन्होंने एक केवल पपेट की तरह रखा था, जो वो खुद चाहते थे वो करवाते थे। तो उस चीज से सारे मुगल एम्परर्स परेशान रहते थे। फिलहाल रफी उद्दौला और दौला ने तो समय नहीं मिला था, कोई 3 महीने था, कोई 5 महीने था। लेकिन जो रूल किया फरूख शाह ने, थोड़े दिन रूल किया, परेशान हुआ। मोहम्मद शाह भी इस बात से बहुत परेशान हो गया था, बहुत ही ज्यादा पॉलिसीज में इंटरवीन करना, सब कुछ अपने से करवाने का करना चाहते थे सैयद बदर्स। तो इस चीज से करने के लिए निजाम उल मुल्क विद द हेल्प ऑफ निजाम उल मुल्क किल्ड द, देखो, विद द हेल्प ऑफ निजाम उल मुल्क,
निजाम उल मुल्क killed सैयद, ठीक है। मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क की हेल्प से सैयद ब्रदर्स को किल कर दिया। अब सैयद ब्रदर्स को किल करने के बाद निजाम उल मुल्क बिकम द वजीर, निजाम उल मुल्क इनका वजीर बन जाता है। किसका? अब निजाम उल मुल्क क्या करता है, वो हैदराबाद की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। ही वांटेड टू फाउंडेड द मतलब ही वांटेड टू स्टेबल, या कह सकते हैं कि वो वहां पे जाके स्टेबल करना चाहता है, मतलब वहां जाके वो डेक्कन की तरफ जाना चाहता था, डेक्कन की तरफ जाना चाहता था। निजाम उनको बहुत ही एफिशिएंट रूलर था, सॉरी बहुत ही एफिशिएंट वॉरियर था, तो उसको दिक्कत नहीं। निजाम उल मुल्क फाइनली वेंट टू द डेक्कन एंड फाउंडेड द निजाम उल मुल्क फाउंडेड हैदराबाद। अब हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, बंगाल हो गया, इन सारी की कहानी हम थोड़ा अलग अलग डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। अभी फिलहाल हमारा काम है कि हम लेटर मुगल्स को खत्म करें जल्दी से। तो निजाम उल मुल्क सैयद ब्रदर्स एंड फाउंडेड दी हैदराबाद। मोहम्मद शाह की डेथ कैसी होती है? देखिए मोहम्मद शाह की जो डेथ होती है 1748 में इन द बैटल ऑफ करनाल, ठीक है, बैटल ऑफ करनाल ही था ना, हाँ बैटल ऑफ करनाल, बैटल ऑफ करनाल, ठीक है, बैटल ऑफ करनाल। कौन डिफीट करता है? तो बैटल ऑफ करनाल में इनको डिफीट करता है पेशवा, इट वाज डिफीटेड बाय पेशवा, ठीक है। अब 1748 में तो उनकी डेथ होती है, लेकिन बैटल ऑफ करनाल में वो इम्प्रिजन्ड हो जाते हैं, इम्प्रिजन्ड, ठीक है, इनको जेल हो जाती है बाय मराठास, बाय पेशवाज, ठीक है, वही मराठा किंगडम कहेंगे इनको। तो 1748 में बैटल ऑफ करनाल में इनकी इम्प्रिजनमेंट हो जाती है मराठास के द्वारा, और फाइनली इनको इम्प्रिजन कर लिया था। 1748 में 1749 में जाके इनकी डेथ हो जाती है, और फाइनली जो इसके बाद रूलर आता है वो आता है अहमद शाह। अच्छा देखिएगा, मोहम्मद शाह को अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से टाइटल ऑफ रंगीला भी मिला था, ठीक है, टाइटल ऑफ रंगीला, इनको रंगीला टाइटल मिला था, रंगीला, इसको रंगीला कहा जाता था। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज लाइफ स्टाइल, ऐसा लाइफ स्टाइल था, म्यूजिक, डांस, ये सारी चीजों की वजह से इनको क्या कहा जाता था, रंगीला का टाइटल दिया था। 1719 से लेकर 1748 एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें डिसइंटीग्रेशन बहुत ज्यादा हुए। यही टाइम पीरियड था जब बंगाल अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया। यही एक टाइम पीरियड था जब हैदराबाद के देयर वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद। यही वो कारण था, वही समय था जब शादाब खान ने डिक्लेयर्ड अवध एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इसी समय में नादिर शाह का अटैक होता है 1938 एंड 39 में। देयर वाज एन अटैक ऑफ नादिर शाह एट द टाइम ऑफ मोहम्मद शाह। 1748 के अराउंड में, 47 के अराउंड में अहमद शाह अब्दाली का अटैक होता है मोहम्मद शाह के समय में। तो ये सारी ही चीजें जो हो रही थी वो इस समय में हो रही थी, मोहम्मद शाह के समय में। तो कह सकते हैं कि मोहम्मद शाह का समय एक ऐसा समय था कि 29 ईयर्स ये मुगल एम्परर तो था, लेकिन इसके हाथ में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी चीज नहीं थी, क्योंकि सब कुछ तो सब अपने आप को जो चाह रहा है वो इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर रहा है। अच्छा एक बात ध्यान देखिएगा कि जो भी स्टेट्स इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित किए इस समय, मतलब 1925 में अवध ने शायद घोषित किया, फिर 1927 में बंगाल भी अपने आप को कहता है कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट हो गए। लेकिन इस इंडिपेंडेंट जितने भी स्टेट्स, हैदराबाद हो गए, ये इंडिपेंडेंट स्टेट तो घोषित करते थे, फिर भी ये मुगल रूलर को अपना एक एज एन अम्ब्रेला मानते थे। दे कंसीडर्ड द मुगल एम्परर एज देयर अम्ब्रेला। तो मुगल एम्परर की सॉवरेनिटी पे अटैक नहीं था, मुगल एम्परर की सॉवरेनिटी को कहीं अटैक नहीं करते थे, वो उनको अभी भी एक छत्र राज्य मानते थे। यही कारण था कि 29 साल तक रूल किया। सारे ने इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित किए, मतलब कहने का मतलब थी कि जरूरत पड़ने पे वो मदद करते थे। हैदराबाद में निजाम हैदराबाद ने जब डिस्कवर किया तो बहुत बार आर्मी को भेजी थी, लेकिन जो बैटल ऑफ करनाल हुआ, बैटल ऑफ करनाल में भी उसने अपनी आर्मी भेजी थी, लेकिन जब तक उसने बैटल ऑफ करनाल और जब तक उसकी आर्मी वहां तक पहुंचती, मराठास ने वो वार जीत चुकी थी। नहीं तो ऐसा नहीं था कि वो भेजते नहीं, वॉर में मदद के लिए उन्होंने हैदराबाद में अपनी आर्मी को भेजी थी उस समय भी, तब तक वो वॉर जीत चुके थे। आगे मैं समझ में, तो दिस इज ऑल अबाउट द मोहम्मद शाह। इसके बाद छोटे छोटे रूलर्स बने, उनके बारे में कोई ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, या ना कोई कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है। इसके बाद देखिए जो रूलर बनते हैं वो अहमद शाह बनता है,
अहमद शाह बनता है, फिर आलमगीर सेकेंड जिसको शाहजहां, अब इनके बारे में कोई भी क्वालिटीज नहीं। अहमद शाह इसके बाद रूलर बनता है, हाँ अहमद शाह रूलर बनता है जिसको फिर शाह आलम सेकेंड बनता है जिसको बैटल ऑफ टाइटल 2 दिया जाता है, फिर अकबर 2 बनता है और उसके बाद बहादुर शाह सेकेंड। तो लास्ट रूलर जो रहता है वो बहादुर शाह सेकेंड रहता है जो 1837 से 57 तक था। लेकिन अब इन रूलर्स में कुछ बचा नहीं था। देखिएगा शाह आलम जैसे ही अहमद शाह रूलर बनता है उसके बाद हमारा शाह आलम सेकेंड। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अहमद शाह कब से कब तक है, 1748 से 54 तक। कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं हुई। इनफैक्ट इतना इनएफिशिएंट रूलर था कि खुद भी रूल नहीं करता था। इसने किसी एक वुमेन थी कोई उधम बाई करके, उधम बाई को इसने अपने रूल का मतलब रूल की मतलब स्टेट की देख रेख जो थी वो उधम बाई के हाथ में छोड़ दिया था अहमद शाह ने। तो ये बिल्कुल भी इनएफिशिएंट रूलर, बिल्कुल भी एफिशिएंट रूलर नहीं था, टोटली इनएफिशिएंट था। उसके बाद कोई भी रूलर इनफैक्ट नहीं बनते। आलमगीर सेकंड बनता है, वो भी बहुत ही इनएफिशिएंट रूलर। उसके बाद आपका देखिए कौन है, शाह आलम सेकंड, शाह आलम। अब इन सब चीजों में कुछ नहीं, इन सब चीजों में बस इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखी जाए शाह आलम सेकंड की तो क्या है, शाह आलम सेकंड सॉरी शाह आलम सेकंड वाज शाह आलम जिसने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की थी। सिटी ऑफ इलाहाबाद मतलब कि कहते क्या है, बैटल ऑफ बक्सर जो थी वो इनके समय में लड़ी हुई थी। सॉरी बैटल ऑफ बक्सर में एक पार्ट रहता है। बैटल ऑफ बक्सर में एक तरफ से ब्रिटिशर्स लड़ते रहते हैं, दूसरी तरफ से 3 लोगों का कन्फेडरेसी रहती है। कौन कौन, शाह आलम हो गए, फिर नवाब ऑफ अवध थे, और उसके बाद तीसरा जो थे वो है तुम्हारे मीर कासिम। ठीक है, तो 3 लोगों के बीच की कन्फेडरेसी थी, सॉरी मीर जाफर, 3 लोगों की कन्फेडरेसी थी बैटल ऑफ बक्सर को लड़ते समय। तो फाइनली सॉरी मीर कासिम ही था। तो शाह आलम में आपकी मतलब इनकी कन्फेडरेसी में ये लड़ते हैं। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में होता है जब ये युद्ध को हार जाते हैं। तो शाह आलम सेकंड जो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो कही जाती है वो इन्होंने लड़ा था। इसमें किया क्या था इन्होंने कि दिल्ली को छोड़ के इनको इलाहाबाद और कड़ा में स्टेबल होना था अपने आप को, इसके कारण उनको कंपनी से पैसे मिलने हुए थे। तो फाइनली दिस वाज ऑल अबाउट द मुगल एम्परर। लास्ट रूलर जो थे वो बहादुर शाह जफर थे, सॉरी बहादुर शाह सेकंड जो कि 1837 से 1857 तक रुके। और फाइनली 1857 में जो गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया के लिए एक्ट आता है क्वीन का, वो फाइनली वहीं से मुगल एम्परर की ऑफिशियल डिक्लेरेशन था। तो इन रूलर्स ने कुछ भी ज्यादा इंस्टेबल नहीं किया, केवल वो आते गए और जाते गए। फाइनली पेंशनर्स थे, शाह आलम सेकंड पेंशनर था, बहादुर शाह सेकंड पेंशनर था। तो ये सब कुछ ब्रिटिशर्स के हैंड में था, कुछ भी ये नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, केवल सारे इंडिपेंडेंट स्टेट ओरिजिन हो जाते हैं। तो फिर पॉलिटिकल सिनेरियो पूरी तरीके से इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, अगर एक रफ डायग्राम में बनाना चाहूँ उसका, अगर हम एक रफ डायग्राम छोटा सा बनाते हैं, तो इस रफ डायग्राम में थोड़ा सा देखिएगा कि इस रफ डायग्राम में देखिएगा कि हो क्या रहा था कि दिल्ली में वो हो चुके थे, अवध ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर चुका था, बंगाल अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर चुका था, यहाँ मराठास थे, यहाँ डेक्कन में निजाम्स बैठे हुए थे, यहाँ कुछ अपनी अलग डायनेस्टी होती थी, वोडेयर डायनेस्टी, या वो अपनी साउथ की डायनेस्टीज होती थी। तो चारों तरफ का जो इधर कुछ आपके राजपूत किंगडम्स मिलेंगे, कुछ इस एरिया में जाट्स वगैरह मिलते थे। तो फाइनली जो एरिया था वो पूरी तरीके से फ्रेगमेंटेड हो चुका था, इंडिया का पूरा डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो चुका था। तो इस पॉलिटिकल सिचुएशन को थोड़ा सा हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ब्रिटिशर्स की एस्टेब्लिशमेंट डिस्कस करेंगे। फाइनली आज के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे सेफ, बी हेल्दी, थैंक यू।